हेलो, संध्या वंदन। देश के भावी कर्णधारों, आपका इस जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित जूलॉजी क्लास में स्वागत है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल के बारे में बातचीत कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि बेसिक क्लासेस के स्टूडेंट्स को इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला से याद करने की जरूरत नहीं है। हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स को इससे जरूरत पड़ सकती है। तो शुरू में आपको इसे याद करने के लिए एक बेसिक चीज समझनी है। जैसा कि मैंने किया कि इसमें एक एक करके जो शॉर्ट नोट वाले सवाल हैं, फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एटीपी, इनको अलग अलग डिस्कस कर लिया। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ये होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये होता है। शुरू में हमें ये समझना जरूरी है कि इस लंबे चक्र में एक्चुअली होता क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं। वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके दिमाग में क्लियर है तो उसके बाद आप पूरे रिएक्शन में एक आध स्टेप भूल भी जाइए तो भी आपको इम्तहान में दुखी होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। जैसा कि हमने आपको ग्लाइकोलाइसिस तो बता दिया था, क्रेब्स साइकिल के बारे में आपको पहले तो ये समझना है कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से हैं, कहाँ होते हैं, कहाँ पे 5 जगह डिहाइड्रोजिनेशन होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो पायरुविक एसिड से शुरू हुआ। इसमें से एक CO2 रिमूव हो गया, कार्बोक्सिलेज एंजाइम हिस्सा लिया, यहां से एक हाइड्रोजन अलग हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया और बाकी बचे CH3CO एसिटाइल। CH3CO एसिटाइल रेडिकल है, वो एज सच नहीं एग्जिस्ट कर सकता, तो वो तुरंत उसी समय क्या होता है, कोएंजाइम ए से बाइंड होकर के एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एस्टिक एसिड से बाइंड होकर के फिर ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, साइट्रिक एसिड बनाता है। साइट्रिक एसिड से शुरू में एक कार्बन नंबर 2 और 3 के H और OH अलग हो जाते हैं और फिर दोबारा उससे अटैच होते हैं, तो एक बार सिस एकोरेटिक एसिड बनता है और उसके बाद फिर आइसोसाइट्रिक एसिड बन जाता है। आइसोसाइट्रिक एसिड से फिर आगे का चक्र शुरू होता है, जिसमें दूसरा डिहाइड्रोजनेशन यहाँ पर होता है, जिससे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बना। फिर यहाँ पे फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, यहाँ पर एक और डिहाइड्रोजनेशन हुआ। इसके बाद यहाँ से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में सक्सिनिक एसिड बनने में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में मतलब कि एक फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट लिया गया और वो एक ATP बना लिया, तो एक बार में सिर्फ ATP बना। जबकि बाकी डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन अलग होने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, जिससे कि 3 ATP बनते हैं। तो यहाँ एक ATP बन गया, पहले GTP बना और GTP से फिर ATP बन जाता है। उसके बाद वाले स्टेप में सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनने में, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज की खासियत यह है कि उससे जो हाइड्रोजन वहां पे अलग हुआ वो NAD नहीं FAD के द्वारा लिया जाता है। तो FAD के द्वारा लिए जाने से ये होता है कि इसमें 3 की जगह 2 ही ATP बनते हैं, लेकिन एक ATP यहाँ बन गया तो पूरा हो गया, वहां पे भी दोनों को मिलाकर के वही 3 ATP हो गया। फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एस्टिक एसिड में 5वां डिहाइड्रोजनेशन होता है और जिससे कि फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता है, फिर ऑक्सैलो एस्टिक एसिड बन गया। आपको बेसिक ये बातें पहले समझनी है। उसके बाद हायर क्लास के स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला के लेवल पे एक्चुअली कहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है, कहाँ डिटैच हो रहा है, उसको सेकेंड फेज में समझने की कोशिश कर सकते हैं। और उसमें शुरू में आपको डर लगेगा, मुझे भी डर लगा था, लेकिन आपको सिर्फ ये करना है कि 2-3 बार जब आप बैठ करके खुद बनाएंगे तसल्ली से, तो 2-3 बार जब बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और वो सारी जिंदगी के लिए याद हो जाएगा। तो जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने आपको आता है पहले, इसमें 1 2 3 4 5 6 वाले नंबर पे कार्बन पे एक फॉस्फेट अटैच हो जाता है। फॉस्फेट एक्चुअली H2PO3, तो ये क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर आइसोमेराइजेशन हुआ तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। इसके लिए यहाँ पे देखिए ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन 2 नंबर से आकर के 1 नंबर पे आ गया, तो खाली CO बच गया और ये CH2OH हो गया, तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। इसके बाद एक फॉस्फेट और 1 नंबर वाले कार्बन से अटैच हो जाता है, तो ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना। अब यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट इवेंट है,
यहां पे आप देखिए इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है, बिल्कुल बीच से नहीं हो रहा है यहां से। तो अब क्या होता है कि 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, एक तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये ऊपर वाला, और नीचे वाला 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। एक्चुअली ये भी फिर आइसोमेराइज होकर के 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया। तो यहां पे अब क्या है कि इसके बाद 2-2 मॉलिक्यूल्स चलेंगे। अभी तक तो यहां तक एक मॉलिक्यूल चल रहा था, इसके अब 2-2 मॉलिक्यूल चलेंगे। तो जहां एक 80 हाइड्रोजन अलग हो रहा है वहां आप उसे 2 समझ लीजिए, और उससे 3 दूनी 6 एटीपी बनेगा। तो सबसे पहले 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से इसका ऑक्सीडेशन होता है यहां पर इस लेवल पे। तो ऑक्सीडेशन होने पे एक 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, और एक हाइड्रोजन अलग हो गया यहां से। इसके बाद एक 2 लेवल पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, एक तो यहां पर और दूसरा यहां पर, और खाली एक जगह डिहाइड्रोजनेशन होना है यहां। तो एक जगह डिहाइड्रोजनेशन हुआ, उसके 2 जगह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इससे 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से अब जब एक एटीपी निकल गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, ये आइसोमेराइज हो जाता है। ये फॉस्फेट यहाँ 3 नंबर से 2 नंबर पे आ जाता है, तो इसे 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। अब इसके बाद इसमें फिर इसके बाद 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फिर हाइड्रोजन अलग हुआ, तो ये फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनाता है। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से अब एक बार और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, जिससे कि पायरुविक एसिड बन जाता है। यहां पायरुविक एसिड पे आकर के ग्लाइकोलाइसिस तो समाप्त हो गया। फर्दर फेट में लेकिन 3 बातें हो जाती हैं। यदि एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तब तो इसके बाद ये क्रेब्स साइकिल के रिएक्शंस कंटिन्यू होते हैं, जिससे कि बाद में फिर 30 एटीपी बन जाता है। लेकिन यदि एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो उसमें प्लांट्स में इथाइल एल्कोहल बन जाता है, और एनिमल सेल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। और इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस में शुरू में 2 एटीपी इस्तेमाल हुआ, और बाद में कितने बने, यहाँ पे 6 और 2 8 और 2 10, तो 10 बने, 2 इस्तेमाल हुए, मतलब नेट गेन 8 एटीपी का हुआ। और क्रेब्स साइकिल में 30 एटीपी बनते हैं। अब आइए देखें कि क्रेब्स साइकिल में फंक्शनल ग्रुप कहाँ कैसे अटैच और डिटैच होते हैं। पायरुविक एसिड से शुरुआत होती है, लेकिन पायरुविक एसिड भी एक्चुअली इसमें एक CO2 रिमूव हो जाता है, ये वाला जो, और फिर एक हाइड्रोजन अलग हो गया जो ETS में गया। तो CO2 और हाइड्रोजन रिमूव हो गए पायरुविक एसिड में से, उससे एसिटाइल और वो कोएंजाइम A यूनाइट हो गया, तो एसिटाइल CH3CO और फिर COS एसिटाइल कोएंजाइम A बना। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बाइंड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, और इस बात को ध्यान रखेंगे अपनी कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करते समय, हमने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को दूसरे रंग के पेन से बनाया, इसे दूसरे रंग के पेन से बनाया, और कहाँ एक्चुअली ये बाइंड हो रहा है ये देख लीजिए। ये एसिटाइल कोएंजाइम A CH3CO यहाँ पे, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहाँ पे, तो दोनों मिलकर के बन गया साइट्रिक एसिड। अब इस साइट्रिक एसिड में आइसोमेराइजेशन होगा, तो इसमें पहले तो एक बार वाटर का रिमूवल होता है, और फिर दोबारा ये वाटर ऐड होता है, लेकिन जस्ट रिवर्स ऑर्डर में। जैसे यहाँ पर का OH और ये H अलग हुआ, तो सिस एकोनेटिक एसिड बन गया, और फिर से जब वाटर ऐड हुआ तो क्या हुआ, ये OH जो है यहाँ पर अटैच होता है, और H यहाँ पर अटैच होता है, तो इस तरीके से आइसोसाइट्रिक एसिड बन गया। अब आइसोसाइट्रिक एसिड से फिर फर्दर डिहाइड्रोजनेशन शुरू हुआ, और इसमें दूसरा डिहाइड्रोजनेशन यहाँ पे हुआ, तो आइसोसाइट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बन गया। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से फिर एक CO2 का रिमूवल हुआ, तो ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बन गया। अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से तीसरा डिहाइड्रोजनेशन यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे कोएंजाइम A फिर से अटैच हुआ, ये बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम A। सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनने के बाद क्या होता है कि इसमें फिर एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यहाँ क्रेब्स साइकिल रिएक्शंस में एक बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, जिससे कि एक पहले GTP बना और फिर GTP से ATP बन गया। फिर सक्सिनिक एसिड से चौथा डिहाइड्रोजनेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि जो हाइड्रोजन अलग हुआ वो NAD के द्वारा नहीं लिया जाता है, FAD के द्वारा लिया जाता है, तो इससे एक बार में 2 ही ATP बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद।
तो 2 ATP यहाँ पर, एक यहाँ पर बन गया, तो जोड़ करके 3 हो गया। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है। और फिर इसके बाद सक्सिलिक एसिड में फिर से फ्यूमेरिक एसिड बना, फ्यूमेरिक एसिड में एक वाटर ऐड हुआ तो मैलिक एसिड बन गया, और फिर उसके बाद दोनों हाइड्रोजन अलग हुए, तो इस तरीके से वो ऑक्सीडाइज हो गया। और यहाँ पे फिर एक बार 5वें स्टेज पे हाइड्रोजन अलग होकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया, तो ये ऑक्सोलोएस्टिक एसिड हो गया। सर्किल पूरी हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से करके चलेंगे, 2-3 बार इसे बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।